आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं निशान चतुर्वेदी। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जी हां, पीएमओ देख रहा है, केंद्र सरकार के दफ्तरों में नजर आ रहा है, देश ही नहीं विदेश में भी दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से बदलाव की बयार सबको दिख रही है। मंत्रालयों और सचिवालय के अफसरों के कामकाज का तरीका बदल गया है। नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। काम करने का ढंग बदल गया, पीएमओ का रंग बदल गया। बदलाव की जो बयार लेकर नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के पहले चले थे, वो सरकार बनने के बाद कुछ नए अंदाज में बह रही है। दिल्ली के तख्त का सिर्फ निजाम नहीं बदला, नजरें बदल गई, सारा नजारा बदल गया। प्रधानमंत्री के काम का ढर्रा बदल गया। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद काम की पूरी संस्कृति ही बदल डाली। वो देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि सीईओ की तरह काम कर रहे हैं। मात्र एक हफ्ते के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने देश की दशा और दिशा सुधारने का जो संकेत दिया है, उसका नतीजा सामने दिखा। 9 बजे दफ्तर पहुंचते हैं, जाने का कोई समय नहीं, शनिवार रविवार का कोई महत्व नहीं। सारे सचिवों की बैठक थी, एक नया काम हुआ था। हमारे मीडिया के मित्र बैठे हुए तो मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने सारे सचिवों से बात की, 2.5 घंटा मीटिंग चली, 2 घंटा सचिवों को अपनी बात कहने दिया और बाद में निर्देश दिया, सारे सचिवों को पहले नाम से बुला रहे थे। उन्होंने कहा कि आज तक हम लोग को 32-34 साल हो गए काम करते, ऐसा नेता हमें नहीं मिला। किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई प्रधानमंत्री कुछ ही दिनों में कामकाज का रंग ढंग बदल देगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की बात ही कुछ और है। उनके कामकाज के तरीकों, तमाम मसलों पर उनकी पहल का डंका देश ही नहीं विदेश तक में बज रहा है। एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में न्यायाधीश हैं और रिटायर कर गए, तो मेरा उनसे पुराना परिचय रहा है। उन्होंने कहा, रविशंकर जी, मुझे इस बात का बहुत गौरव है कि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स लेता हूं और 3-4 दिनों से भारत में सार्थक स्टोरी आ रही है। तो मोदी जी अभी दिल्ली से बाहर नहीं गए, लेकिन भारत की सीमाओं से बाहर नहीं गए और उनके बारे में चर्चा कि अब भारत का समय आ गया है और भारत जो विकास के रास्ते पर जाएगा तो दुनिया को एक बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जिस दिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मनोनीत किया, उस दिन से ही मोदी ने एक नई शुरुआत कर डाली। देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री जिसने संसद को मंदिर का मान देते हुए उसकी सीढ़ियों पर माथा टेक दिया। ऐसा पहला प्रधानमंत्री जिसकी शपथ के वक्त सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे। ऐसा पहला प्रधानमंत्री जिसने पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने की यादगार पहल की। ऐसा पहला प्रधानमंत्री जिसने संसद में पहुंचने के साथ ही अपने काम करने का एजेंडा तय कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ता के तौर पर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले भाषण में उन्होंने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से सम्मान दिया, उसके बारे में तो किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। जिसको लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, 5 अक्षरों वाला शब्द, उससे ज्यादा 4 अक्षरों वाला शब्द ज्यादा ताकतवर है और वो है कार्यकर्ता। और इसलिए ये कार्यकर्ता की बदौलत है, उन 4 अक्षरों की ताकत है कि जिसने इस 5 अक्षरों की शोभा बढ़ाई है। नरेंद्र मोदी ने पीएमओ में कामकाज संभाला तो वहां हलचल मच गई। पीएमओ ही नहीं, सारे मंत्रालयों के कामकाज का तरीका बदल गया है। दफ्तर में आने का वक्त तय है, लेकिन जाने का नहीं। नौकरशाही, लाल फीताशाही, बाबूगिरी पर लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। ये तो बदलाव की अभी शुरुआत है। अभी तो मोदी जाने क्या क्या बदलेंगे, ये किसी को पता नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चलता है, इसका पता सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही होता है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी देश की सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं। पार्टी हो या निजी रिश्ते,
बड़े बुजुर्गों का पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने सांसदों से साफ कह दिया है कि चरण वंदना की संस्कृति तुरंत छोड़ दें। चापलूसी बिल्कुल नहीं चलेगी। सांसदों और मंत्रियों को नरेंद्र मोदी ने बाकायदा कामकाज का मंत्र दिया है। ये सनातन परंपरा है, बड़े बुजुर्गों का पांव छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा, बड़ों के प्रति अपनी श्रद्धा जताने की परंपरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस परंपरा के पोषक रहे हैं। हर मंच पर वो अपने वरिष्ठ नेताओं का पांव छूकर आशीर्वाद लेते रहे हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने तो अटल जी का आशीर्वाद न मिल पाने की कसक उन्हें कचोटती रही। नरेंद्र मोदी पांव छूने और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने की परंपरा के मायने जानते हैं और उन्हें यह भी बखूबी पता है कि पांव छूना सिर्फ आशीर्वाद लेने का कम और चाटुकारिता का जरिया ज्यादा हो चुका है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने साफ कर दिया कि चाटुकारिता और चरण वंदना की संस्कृति उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। मोदी सरकार में किसी भी तरह की चापलूसी की जगह नहीं होगी। बहुमत लेकर बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने मोदी ने पार्टी की संसदीय दल की पहली बैठक में ही 2 टूक फरमान जारी कर दिया कि बीजेपी सांसद बड़े नेता के पांव छूने की जगह सदन में पूरी तैयारी के साथ आए। Well, it's a warning for people like us too, and of course it would the freelancing of statements which is done mostly. It is best if it is avoided, but at the same time there is no restriction. There are spokespersons of the Bharatiya Janata Party, they would be spokespersons of the government, and they would take a call on what has to be spoken. मोदी बीजेपी में उस राजनीतिक संस्कृति पर लगाम लगाने की कोशिश में है जिसे 60 साल के कांग्रेसी शासन ने पाल पोस कर बड़ा किया। चापलूसी सियासत में तरक्की का कारगर हथियार बनती चली गई। सियासत और चापलूसी एक ही सिक्के के 2 पहलू बने रहे। नरेंद्र मोदी ने पार्टी के सांसदों की पहली बैठक में एक नई आचार संहिता दे दी। पहली बार पार्टी सांसदों को ऐसी गाइडलाइन मिली है। सभी सांसद समय से सदन में मौजूद रहे। संसद की कार्यवाही के दौरान कोई भी सांसद गैर हाजिर न रहे। सांसद चरण वंदना की संस्कृति से मुक्त हों, न तो बड़े नेताओं के पांव छुएं, न ही किसी कार्यकर्ता को पांव छूने दें। संसद में सांसद जब भी पहुंचे तो पूरी तैयारी के साथ हों। कौन सा विषय उठाना है, क्या बोलना है, इसकी तैयारी पहले से कर लें। सांसद मेहनत करें, पार्टी की जीत पर आत्ममुग्ध न हो। सरकार से लेकर पार्टी के कामकाज तक में किसी तरह की ढिलाई न बरतें। अच्छा अध्ययन, आचरण और सहज संपर्क का मंत्र सांसद अपनाएं। मोदी ने सांसदों को पारंपरिक तरीकों से हटकर काम करने और वरिष्ठ नेताओं की चरण वंदना, गणेश परिक्रमा की संस्कृति छोड़ने का मंत्र दिया। ये उन मोदी का मंत्र है जिन्होंने अपने बड़ों के पांव छूने में कभी भूल नहीं की। लाल कृष्ण आडवाणी से हर मंच पर उन्होंने पांव छूकर ही आशीर्वाद लिया। वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मतभेदों के बावजूद मोदी ने कानपुर रैली में उनके पांव छुए। बनारस के बाहरी इलाके में हुई एक रैली में नरेंद्र मोदी ने आजाद हिंद फौज के सिपाही कर्नल निजामुद्दीन के पांव छूकर आशीर्वाद लिए थे। नरेंद्र मोदी ने भारतीय परंपरा और संस्कृति का अध्ययन किया है। सनातन परंपरा को वो बखूबी जानते हैं, उस पर अमल करते हैं, लेकिन सांसदों के लिए उन्होंने ऐसी आचार संहिता इस नाते बनाई ताकि परंपरा की ये ताकत चाटुकारिता की भेंट न चढ़ जाए। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिनों में बरसों से चली आ रही कार्य संस्कृति बदली तो सबसे बड़ा बदलाव उन्होंने राष्ट्रभाषा को गौरव दिलाने का किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया कि चाहे वो खुद विदेशी दौरे पर जाएं या फिर देश में विदेशी मेहमान आए, मोदी सबसे बात सिर्फ हिंदी में करेंगे। दुभाषीय के जरिए संवाद होगा। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी बजाएंगे अमेरिका में हिंदी का डंका। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं 26 मई की शाम नरेंद्र मोदी राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और सारी दुनिया टेलीविजन पर यह नजारा देख रही थी। तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अपनी राष्ट्रभाषा के गौरव के लिए नरेंद्र मोदी पूरा इतिहास ही पलट देंगे। जी हाँ, जो खबरें छनकर आ रही हैं उनकी माने
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दुनिया में जहां कहीं भी जाएंगे सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। सितंबर में मोदी अमेरिका जाएंगे तो वहां के राष्ट्रपति बराक ओबामा से हिंदी में बात करेंगे। अपनी राष्ट्रभाषा के गौरव से जुड़े मोदी के इस फैसले पर तो उनके विरोधी भी मुग्ध हो गए। हिंदी इज आवर मदर टंग, आई डोंट फाइंड एनी फॉल्ट इन दैट। देखिए, इसमें तो कोई खराबी नहीं। आप जानते हैं कि बहुत देश के नेता अपनी भाषा में बात करके इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करते हैं। कभी अगर आप इनफॉर्मल मीटिंग करना चाहते हैं कि जहां कोई इंटरप्रेटर ना हो या कोई सेक्रेटरी ना हो, तो नेचुरली अगर आप दोनों के बीच में एक भाषा है तो आप उस भाषा में बात करेंगे। मोदी साहब ने कहा है कि हिंदी में बात होगी तमाम फॉरेन लीडर्स से, सिर्फ हिंदी में चर्चा होगी, अंग्रेजी में बात नहीं होगी। मैं स्वागत करता हूँ जी, स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है अच्छा कदम है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। अंग्रेजी को जहां संपर्क भाषा के तौर पर बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है, उस माहौल में नरेंद्र मोदी ने अपनी राष्ट्रभाषा को गौरव दिलाने की ठानी है। मोदी न सिर्फ विदेश में जाकर हिंदी बोलेंगे, बल्कि विदेशी मेहमान भारत आए तो उनसे भी बातचीत हिंदी में ही करेंगे। एक दूसरे तक भाषा का भाव पहुंचाने का काम दुभाषिया करेगा। मुझे लगता है हिंदी राष्ट्रभाषा है और हिंदी हिंदुस्तान हिंदी से जाना जाता है। हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है और हमें उसका पूरा सम्मान और उस पर गर्व होना चाहिए। और भाषा संवाद का माध्यम है और जिस भी तरीके से हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को सामने रख सकें, मुझे लगता है कि हर वो माध्यम का स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने जब सार्क राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की तो उनसे भी बातचीत हिंदी में ही की। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे मोदी से मुलाकात के दौरान अंग्रेजी में ही बोल रहे थे, लेकिन मोदी ने अपने जवाब हिंदी में ही दिए, जिसे दुभाषी ने राजपक्षे को समझाया। ओमान के सुल्तान के विशेष दूत के लिए भी उन्होंने यही प्रोटोकॉल अपनाया। अब इस परंपरा को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। हिंदी को प्रायोरिटी देने का बात नहीं है, प्रायोरिटी होना ही चाहिए। वो हमारी राज्य भाषा है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने हिंदी के लिए वो कुछ करना शुरू कर दिया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट पड़ गए, इर्द गिर्द सब कुछ हिंदी में होने लगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में अब तक पत्राचार अंग्रेजी भाषा में ही होता रहा है, अंग्रेजी का ही बोलबाला रहा है सरकारी भाषा के रूप में। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में एक परिवर्तन आया है और पत्राचार अब हिंदी में होगा। हिंदी के फॉन्ट्स अब वहां कंप्यूटर में डाले जा रहे हैं। आतंकवादियों को अपने जघन्य कृत्यों पर, जैसे 11 सितंबर को अमेरिका पर अथवा 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर किए गए हमलों की जिम्मेदारी से बचने का बहाना मिलता है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर सारी दुनिया को चौंका दिया था। सितंबर 2000 में वाजपेयी प्रधानमंत्री बनकर अमेरिका दौरे पर गए और एक बार फिर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को हिंदी में संबोधित किया कि मासूमों का नरसंहार आज़ादी हासिल करने का एक उपाय है और चुनाव एक छलावा तथा दमन का प्रतीक। अब ये करिश्मा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सितंबर में मोदी अमेरिका दौरे पर जाएंगे। नवंबर 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत पहुंचे थे तो संसद में उन्होंने जोरदार तरीके से जय हिंद बोला था। थैंक यू एंड जय हिंद। कम से कम एक हिंदी शब्द का मतलब ओबामा को मालूम था। अब सितंबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी तब बराक ओबामा भी हिंदी और हिंदुस्तान के रिश्ते से अच्छी तरह रूबरू होंगे। आज तक ब्यूरो। देश को गुजरात मॉडल नरेंद्र मोदी पहले ही दिखा चुके हैं और अब बारी पूरे देश की है। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्य संस्कृति बदलने की मुहिम चला दी। मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा बनाने और उस पर अमल करने का काम सौंप दिया। मोदी ने नौकरशाही की लगाम भी अपने हाथों में ले ली। अफसरों से कह दिया कि मेहनत कीजिए, आइडिया लाइए, जब जी चाहे मिलिए, बात कीजिए, दरवाजे खुले। ये बदलते भारत के बदलते इतिहास की बानगी थी। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि वो अपने और पार्टी के लिए एक नया रास्ता बनाने के काम में लग गए हैं। वो पिटी पिटाई लीग पर चलने वाले नहीं हैं। नई लकीर वो खुद खींचेंगे। मोदी पूर्ण बहुमत लेकर संसद पहुंचे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार के नेता का न सिर्फ उनमें जोश है बल्कि बड़े फैसले करने का मादा भी है। तभी तो उन्होंने सांसदों से कह दिया कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। कोई सांसद मंत्री
ना तो अपने रिश्तेदारों को ठेका देगा या दिलाएगा, बल्कि सांसद प्रतिनिधि रखते हुए भी ये ध्यान दें कि वो उनका रिश्तेदार ना हो। मंत्रियों से भी मोदी ने कह दिया कि 100 दिन का एजेंडा बनाकर काम करें। तो अपने बारे में भी कहा कि 5 साल बाद वो जनता को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मोदी जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को भरोसे में लिए बिना बात बनेगी नहीं, लिहाजा उन्होंने तमाम विभागों के सचिव स्तर के 77 अधिकारियों के साथ बैठक की। 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में मोदी ने अधिकारियों की सुनी तो उन्हें बदले हुए माहौल में काम करने का मंत्र भी दिया। नए आइडिया लेकर आएं, सही फैसले लें, सही फैसला लेने वालों पर कोई आंच नहीं आएगी। अधिकारी प्रशासनिक नियमों को आसान बनाएं, सरकारी कामकाज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाएं। अधिकारी जब चाहें उनसे बात कर सकते हैं, नई योजनाएं दे सकते हैं। पीएमओ के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को अपने कंट्रोल में लिया है, बल्कि 17 मंत्रालयों को 7 मंत्रालयों में मिलाकर अनोखा करिश्मा दिखाया है। मोदी ने विदेश मंत्रालय के साथ ही प्रवासी भारतीय मंत्रालय को जोड़ा और जिम्मेदारी सुषमा स्वराज को सौंपी। वित्त मंत्रालय के साथ ही कंपनी मंत्रालय को जोड़कर जिम्मेदारी अरुण जेटली को सौंपी। मोदी ने सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी को एक साथ मिलाकर नितिन गडकरी को इसका जिम्मा सौंपा। ऊर्जा, कोयला, अक्षय ऊर्जा को एक साथ लाकर स्वतंत्र प्रभार वाले पीयूष गोयल को इसका भार सौंपा गया है। मोदी ने शहरी विकास, आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को एक छत के नीचे लाकर एम वेंकैया नायडू को इसका मंत्री बनाया। मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान विकास और गुड गवर्नेंस का अपना एजेंडा रखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो उसी पर चल रहे हैं। उनका मंत्र ही है मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत और अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति ने तमाम समीकरण बदल दिए। शपथ से पहले ही पाकिस्तान से मोदी के लिए न्योता आ गया। नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण का न्योता भेजा। नवाज आए तो मेहमान बनकर तोहफों का भी लेन देन हुआ, लेकिन मोदी ने नवाज को बदली फिजा का एहसास भी करवा दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर। ये किसी भी प्रधानमंत्री की पहली शपथ थी जिसमें इतने सारे विदेशी मेहमान और पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, और इन सब में सबसे खास थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को जब मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भेजा तो पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। नवाज शरीफ आए, बाकायदा शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की, आडवाणी से मिले, मनमोहन सिंह से मिले और समारोह के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बैठकर भारत का इतिहास बदलने के गवाह बने। भारत पाकिस्तान रिश्तों की बेहतरी के लिए नरेंद्र मोदी की ये शानदार पहल थी। पड़ोसी मुल्क को अपनी ताकत का एहसास दिलाने की पहल थी। संदेश था कि अब भारत चुपचाप बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ईंट चली तो जवाब पत्थर से मिलेगा। मिस्टर पीर राजा, 3 बार लड़ाई में आपकी हालत क्या हुई आपको याद है ना? और शिमला आना पड़ा था ना? क्या भूल गए क्या इतिहास को? वो हिस्ट्री आपको याद नहीं है क्या? You are distorting the fact. Bengal, the case of the Bengalis was लड़ाई में क्या हुआ वो हिस्ट्री याद नहीं है क्या? No, there is a distortion. सब बातें there is a distortion. चाहिए तो ये बातें मत करिए। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, हमारी सरकार है। देखिए हम डरेंगे नहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नहीं है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की एक नई इबारत लिखी गई और अखंडता का अक्षुण्ण। जहां मोदी की शपथ देखकर उनकी मां हीराबेन भावुक हो गईं, तो वहीं पाकिस्तान में बैठी नवाज शरीफ की मां भी मोदी की शपथ देख रही थी। नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल भेजा। नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने उस शॉल की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा, मेरी दादी के लिए शॉल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पिता ने खुद ये तोहफा मुझे सौंपा है। उपहार इधर से गया तो उधर से जवाब भी आया। नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ की मां को शॉल भेंट की तो नवाज शरीफ की मां ने मोदी की मां हीराबेन के लिए साड़ी भेंट की। नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके
इस बात की जानकारी पूरे देश को दी। नवाज शरीफ जी ने मेरी मां के लिए बेहद खूबसूरत सफेद साड़ी भेजी है। मैं दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। जल्द ही मैं ये साड़ी अपनी मां तक भिजवा दूंगा। अभी तक दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक दूसरे को फूल और फल भिजवाया करते थे, लेकिन मोदी ने एक नई शुरुआत की, ऐसा तोहफा दिया जिसकी यादें हमेशा दिलों में पैबस्त रहेंगी। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई, बात हुई। मोदी ने दो टूक कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने शरीफ से आतंकवाद के लिए पाकिस्तानी धरती का इस्तेमाल बंद करने की बात भी की। हम लोगों ने पाकिस्तान से जब बात की तो ये कहा कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्तों में जो बातचीत की बात है वो बातचीत सफल और सही तभी हो सकती है जब पहले आतंक बंद हो, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि बम धमाके की आवाज में बात की आवाज रुक जाती है, सुनाई नहीं पड़ती। इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनसे कहा, इसलिए बम धमाके बंद हो और हम बात करें तो आवाज दोनों को सुनाई देगी, लेकिन अगर बम धमाके चलते रहेंगे तो उसमें बात की आवाज दब जाएगी। मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात का संदेश 7 समंदर पार भी गया। अमेरिका ने दोनों नेताओं की मुलाकात और बातचीत पर खुशी का इजहार किया। मोदी ने सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में महज तमाशबीन बने रहने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि पड़ोसियों से अच्छे रिश्तों की एक नई इबारत भी लिखी। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्र राजपक्षे और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात में मोदी ने आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने की शानदार पहल की। पड़ोसियों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने का असर ये हुआ कि शपथ से पहले ही श्रीलंका और पाकिस्तान ने वहां की जेलों में बंद भारत के तमाम मछुआरों को रिहा कर दिया। आज तक ब्यूरो। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी की जब पहली सरकार बनी थी तब वो 13 दिन चली थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी 13 दिन पूरे कर लिए। हालांकि अभी कोई आकलन करना जल्दबाजी होगी, फिर भी 13 दिनों के भीतर मोदी सरकार के कई फैसलों से बदलाव की आहट मिलने लगी है। जल्दी और सटीक फैसला, यह है नरेंद्र मोदी के काम करने का खास अंदाज। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कदम रहा बरसों से विदेशों में काले धन की सूरत में फंसी भारतीय पूंजी को देश में लाने का फैसला। 500 अरब डॉलर की इस रकम को देश में वापस लाने के लिए मोदी ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज एमपी शाह की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया। काम जल्दी मंजिल तक पहुंचे। अगर ये हासिल करना है तो कोई भी काम फैसलों में न उलझे, बल्कि एक फैसले से पूरा हो। इसी का नतीजा रहा कि मोदी ने जिम्मेदारी सीधे सीधे मंत्रियों के हाथों में सौंपते हुए यूपीए सरकार के 125 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को रद्द कर दिया, ताकि किसी भी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ काम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ राय और मशवरे के लिए जाने के बजाय मंत्री खुद सुलझाए। मामला उलझने पर मंत्री प्रधानमंत्री मोदी या पीएमओ से संपर्क कर सकता है, वरना पिछली सरकार में हालात कुछ यूं थे कि 8 साल लग गए नए राज्य तेलंगाना के गठन में। इस तरह मोदी की सीधी दखल होगी किसी भी मंत्रालय के कामकाज में, जैसा कि मनमोहन सिंह कभी भी ना कर पाए। मोदी ने सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए अगर कौशल विकास मंत्रालय को बनाया, तो वहीं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प जैसा नया मंत्रालय बनाकर ये भी साबित करना चाहा कि शब्दों से वादे ही नहीं, काम से मिसालें भी कायम की जाएंगी। वाराणसी के साथ नरेंद्र मोदी का रिश्ता एक सांसद के तौर पर जुड़ा है और रिश्ते के साथ जुड़े हैं कुछ वादे और बहुत सी उम्मीदें। बकौल मोदी गंगा मां के बुलाने पर वो वाराणसी से चुनाव लड़ने पहुंचे थे, तो आज उसी गंगा को खूबसूरत बनाने के लिए पर्यटन के नजरिए से कोलकाता में हुगली से जोड़ा जा रहा है, ताकि पर्यटक नौका के जरिए ये पूरा रास्ता तय कर सके। 6000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में नदी के किनारों पर बसे तमाम इलाकों को भी खूबसूरत बनाया जा रहा है। 13 दिनों में ही कानून में बदलाव करते हुए नृपेंद्र मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी के टॉप 77 आईएएस से मुलाकात की और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के संदेश को आगे बढ़ाया। सटीक, सही और जल्दी फैसले लेने के लिए अपने मिजाज की झलक नरेंद्र मोदी ने पीएम की शपथ लेने से पहले ही दे दी थी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को शपथ समारोह में शामिल होने की दावत देकर। अपने इस अंदाज से मोदी ने साफ पैगाम दिया कि हम तो दोस्ती को तैयार हैं, तुम अपने इरादे साफ करो। और इसी के साथ ही जो अमेरिका वीजा देने से कतराता था, उसने मोदी को अमेरिका आने का न्योता भेजा।
आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी कभी लीक पर नहीं चले, हर काम लीक से हटकर किया। इसके पीछे है उनका संघर्ष और उनकी मेहनत। मोदी कहते हैं कि वो मजदूर नंबर 1 है, तो पूरे देश ने चुनाव प्रचार के दौरान मोदी की काम करने की क्षमता का लोहा माना है। मोदी खुद 16 घंटे काम करते हैं, तभी तो जनता को उनसे बदलाव की आस बंधी है। नरेंद्र मोदी की जिंदगी की कहानी संघर्ष की मुकम्मल दास्तान है। संघर्ष के आगे जीत की कहानी है। जब मौका मिलता है तो बड़ी तबीयत से नरेंद्र मोदी सुनाते हैं अपनी ये कहानी। ये भी बताते हैं कि कब उनके आदर्श हनुमान जी हो जाते हैं और कब स्वामी विवेकानंद। मुझ पर जो प्रभाव पैदा हुआ वो स्वामी विवेकानंद जी का हुआ। मैं छोटी आयु में मेरे गांव के अंदर भी एक अच्छी लाइब्रेरी थी, गायकवाड़ जी ने बनाई हुई थी। कोई भी मुझे मिलना चाहता था, खोजना चाहता था, तो मैं ज्यादातर लाइब्रेरी में मिलता था। हमेशा से स्वामी विवेकानंद नरेंद्र मोदी के आदर्श रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो स्वामी विवेकानंद के इतने मुरीद हो गए कि एक दिन घर बार छोड़कर सीधे हिमालय की राह पकड़ ली। घर में किसी को कुछ भी पता नहीं था कि नरेंद्र आखिर गए कहां। हिमालय में रहता था, अपनी मन की कुछ और आशा आकांक्षा अभी भी हैं। फिर पता नहीं क्यों वहाँ से कहीं और चले गए और फिर सही सामाजिक काम में लग गए और भटकते भटकते पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया है। लेकिन पता नहीं उस ऐसी है कथा लंबी, लेकिन विवेकानंद जी का मेरे मन पर बहुत प्रभाव रहा होगा ऐसा। मोदी ने निजी जिंदगी में बहुत संघर्ष झेला है। ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। मोदी को बचपन में चाय बेचने की भी नौबत आ गई थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मोदी जब आरएसएस से जुड़े तो सेवा और ज्ञान दोनों के लिए मेहनत की। वरिष्ठों के कपड़े धोए, उनके लिए खाना तक बनाया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं संघ के लिए ही बना हूँ। मैं सुबह प्रचारकों के लिए चाय नाश्ता बनाता था, फिर पूरी इमारत को साफ करता था। यहाँ 8-9 कमरे थे। मैं झाड़ू पोछा लगाता था, वकील साहब और अपने कपड़े धोता था। तकरीबन 1 साल तक मैं ये करता रहा। नरेंद्र मोदी के संघर्षों ने ही उन्हें इतना मजबूत बनाया है। उनकी मेहनत के अभ्यास ने उन्हें कभी थकने नहीं दिया। तभी तो वो खुद को मजदूर नंबर 1 कहते हैं। परिश्रम करने की मेरी जो प्रतिबद्धता है, परिश्रम करने की मेरी जो पराकाष्ठा है, इसमें इस देश में किसी को शक है क्या? किसी को शक है क्या? हम तो मजदूर नंबर 1 है भाई। आने वाले 60 महीने इस देश को मेरे जैसा मजदूर नहीं मिलेगा भाइयों। अब भारत का भविष्य इस मजदूर नंबर 1 के हाथों में है। नरेंद्र मोदी की मेहनत के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है। खुद सुबह उठ जाते हैं, 8 बजे काम में जुट जाते हैं। जब तक काम खत्म नहीं होता, उठने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मोदी के इस अंदाज से देश की जनता का भरोसा भी बनता है कि जहां का प्रधानमंत्री इतना मेहनतकश होगा, उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज तक ब्यूरो।